नमस्कार सब जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन संस्कृत, ठीक है, प्रश्न पत्र संस्कृत का है, संस्कृत गद्य साहित्य, ठीक है। तो इसमें भाग पहला देखेंगे, ठीक है। तो ये बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक है। आपका जो पेपर है वो ओमार वाला होने वाला है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न महत्वपूर्ण, वाणभट्ट किसके सभा पंडित थे? तो हर्षवर्धन के। उसके बाद द्वितीय प्रश्न है, बाणभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म होता है प्रतिकूट में, ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, सुबंधु की गद्य रचना का नाम क्या है? तो इसका नाम वासव दत्ता है, वासव दत्ता, ठीक है। उसके बाद छठा देखेंगे, महाकवि डांडी अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये पद लालित्य के लिए, ठीक है, पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है सातवां, डांडी के 10 कुमार चरित के कितने भाग हैं? ठीक है, तो इसके 3 भाग हैं। अच्छे से आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नवा प्रश्न देखेंगे, सुबंधु का समय 600 ईस्वी माना जाता है इनका समय, ठीक है। उसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है गद्य साहित्य के प्रमुख भेद। तो गद्य साहित्य के 2 भेद हैं, ठीक है। गद्य साहित्य के कितने भेद हैं? 2 भेद। उसके बाद आगे देखते हैं 11वां प्रश्न है, ठीक है, गद्यतम इतम गद्यम, ये उक्त है, मतलब ये वाक्य किसका है? ठीक है, तो पंडित श्याम कुमार चतुर्वेदी का है, ठीक है। उसके बाद 13वां है, गद्य प्रथम बार प्राप्त हुआ। गद्य प्रथम बार प्राप्त हुआ तो वेद, ठीक है। तो इसमें वेद है, हमारा आ वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में गद्य को बांटा गया है। तो वैदिक साहित्य में गद्य को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद सीधे 20वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में गद्य है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में गद्य है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है। उसके बाद है हमारा, चलो इसे महत्वपूर्ण नहीं है, इधर देखते हैं सीधे 24वां प्रश्न है, ठीक है। 24वां प्रश्न देखेंगे, पौराणिक गद्य के अंतर्गत आता है। तो पौराणिक गद्य यानी कि पौराणिक कथा या पौराणिक गद्य के अंतर्गत कौन आता है? महाभारत आता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद शास्त्रीय गद्य के अंतर्गत आता है, तो ये भी महाभाष्य आता है, इसमें महाभाष्य है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं हम 28वां प्रश्न, ठीक है, शिलालेखीय गद्य भेद है। तो शिलालेखीय गद्य भेद के बारे में देखना है हमको। तो इसमें कौन सा है? दा वाला सही है इसमें, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं गद्य काव्य, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 30वां प्रश्न, लैखिक साहित्य के अंतर्गत, लैखिक साहित्य के अंतर्गत गद्य के भेद हैं। तो 5 भेद हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद 32 क्वेश्चन नंबर, महाकवि वाणभट्ट की रचना है। तो वा वाला इसमें सही है, हरस चरितम, हरस चरितम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है 35वां, चंडी शतक में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो आपको ये तो पता ही होगा, 100 है इसमें, ठीक है। उसके बाद महाकवि बाणभट्ट का नाटक है, तो इसमें सा वाला पार्वती वर्ण्य, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हर्षचरितम में उच्छ्वास है। तो इसमें 8 है, ठीक है। उसके बाद बाणभट्ट के पिता के भाई थे। तो इसमें 11 भाई होते हैं उनके, ठीक है। बाणभट्ट के पिता के कितने भाई हैं? मतलब बाणभट्ट के पिता 11 भाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद है बाणभट्ट का वंश था वातसहन, ठीक है। उसके बाद बाणभट्ट के प्रसिद्ध पूर्वजों में थे कुबेर, जो बाणभट्ट के प्रसिद्ध पूर्वजों में कुबेर थे, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 46, ठीक है, महाकवि बाणभट्ट के पुत्र। तो इनके कितने पुत्र थे? तो 2 ही पुत्र होते हैं इनके, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, कदम्बरी के नायक हैं चंद्रपीड़ा, चंद्रपीड़ा, पीड़ है चंद्रपीड़, सॉरी, ठीक है। उसके बाद कदम्बरी हैं कथा, कदम्बरी क्या है? कथा है एक।
कादम्बरी में प्रधान रस है हास्य रस। ठीक है, उसके बाद सीधे आगे बढ़ जाते हैं। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जो मैंने यहाँ पे आपको टिक करवाए हैं। चांडाल कन्या का वर्ण है कादम्बरी में। ठीक है, जो कादम्बरी कथा है उसी के अंदर चांडाल कन्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पता भी होगा अगर आपने पढ़ा है तो। चांडाल कन्या के हाथ में लकड़ी थी, तो किसकी लकड़ी होती है? बांस की होती है ना, इस कथा में बताया गया था। ठीक है, चांडाल कन्या किसके राज्य में आई थी? शूद्रक के राज्य में आई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमारा 66 क्वेश्चन क्रमांक है 66। डांडी की रचना है। डांडी किसकी रचना है? 10 कुमार चरितम। ये 10 कुमार चरितम की रचना है डांडी। इसके लेखक हैं 10 कुमार चरितम। ठीक है, उसके बाद सीधे आगे बढ़ जाते हैं। डांडी के ही परिवार के व्यक्ति हैं दामादोर। ठीक है, उसके बाद डांडी से संबंधित विद्वान थे भारवी। ठीक है, उसके बाद डांडी के पितामह थे भारवी। ये भी भारवी होते हैं। डांडी कहाँ के निवासी थे? तो कांची के। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। डांडी कवि हैं, गद्य के कवि हैं भाई, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डांडी किसके कवि हैं? गद्य के। उसके बाद है अवंती सुंदरी कथा में नाम है स्त्री। ठीक है, डांडी की शैली कैसी है? लाठी शैली है। डांडी जो है लाठी शैली में लिखी गई। लाठी मतलब खड़ी, इस तरह सीधी सीधी। ठीक है, उसके बाद सरस्वती को उपाधि दी गई धनपाल की। सरस्वती को उपाधि दी गई धनपाल की। अच्छा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक 83 है। तिलक मंजरी के प्रणेता हैं धनपाल। ठीक है, उसके बाद 85 नंबर पे हमारा प्रश्न है ये वाला। अंबिका दत्त व्यास का जीवन काल कब से कब माना जाता है? तो 1915 विक्रम संवत से लेकर के 1957 विक्रम संवत तक। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 87 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, व्यास जी के शिक्षक थे। व्यास जी कहाँ के शिक्षक थे? तो ये गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना के शिक्षक होते हैं व्यास जी। ठीक है, व्यास जी की कुल पुस्तकें हैं 78 पुस्तकें हैं इनकी। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। शिवराज विजयम की रचना पंडित अंबिका दत्त व्यास। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद इधर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्रमांक है 90 91। ठीक है, शिवराज विजयम के नायक हैं शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का युद्ध हुआ था अफजल खां के साथ, ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, उसके बाद है नल चंपू के प्रवर्तक हैं। तो ये कौन है इसके प्रवर्तक? यही त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, अनंत भट्ट का समय था 1500। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्रमांक है 100। विजय चंपू के रचयिता हैं। कौन है भाई इसके रचयिता? अहोबल सूरी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं सीधे। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है इसमें? 104 है। मंदामंद चंपू के प्रणेता हैं कृष्ण कवि। ठीक है, उसके बाद 106 पे देखेंगे। नीलकंठ विजय चंपू के प्रणेता हैं नीलकंठ दीक्षित। और इधर कोई सा प्रश्न नहीं है। रामायण चंपू के प्रणेता हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें भोजराज हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो। बाण किसके राज्य में रहते थे? श्रीहर्ष। कादम्बरी के रचयिता कौन है भाई? तो ये भी बाण भट्ट है। कदम्बरी। शूद्रक का वर्ण है विदिशा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखें प्रश्न संख्या सीधे 125 पे। सुकवि उपाधि थी, इनमें से किसी की नहीं थी। ना तो वेद व्यास की थी, ना रघुनाथ की थी, ना पंडित श्याम कुमार चतुर्वेदी की थी। इनमें से किसी की नहीं। ठीक है, उसके बाद है व्यास जी का विवाह हो गया 13 वर्ष की आयु में। ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यास जी का विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हुआ था।
उसके बाद है पंडित राज जगन्नाथ की कृति है भगनी विलास, ठीक है। और सीधे आ जाते हैं 132 नंबर पे। गद्य में प्रत्यय यति, गद्य में प्रत्यय है यति। संस्कृत में गद्य का प्रयोग किस काल में होता आया है? वैदिक काल में। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है 136। गद्य काव्य का सर्वप्रथम दर्शन किसकी कृति में होता है? तो इन सबकी डांडी बाण है ना, सुबंधु, सबकी सबकी रचनाओं में होता है, ठीक है। वाण मतलब इन तीनों में, ठीक है। वाणभट्ट किस रचना के रचनाकार हैं? तो ये हैं कादम्बरी की, ठीक है, कादम्बरी। डांडी की रचना ये महत्वपूर्ण तो नहीं है, काव्य दर्श है वैसे तो। आगे देखते हैं 141। पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ होता है? जयपुर में होता है, ठीक है, जयपुर में होता है। शिवराज विजयम विधा है सा ऐतिहासिक उपन्यास, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। अब देखते हैं शूद्रक की राजधानी विदिशा, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूनिट में आ जाते हैं पंचतंत्र में तंत्र है, 5 तंत्र हैं, ठीक है। उसके बाद इधर देखते हैं सीधे चौथा इधर, ठीक है। अपरिच्छत कार कर्म में कितनी कथाएं हैं? तो इसमें 15 कथाएं हैं। उसके बाद है हमारा राजा अमर शक्ति के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। उसके बाद है राजा अमर शक्ति के 3 पुत्र, तीनों पुत्र थे मूर्ख, यानी कि इनके 3 पुत्र होते हैं वो मूर्ख होते हैं। अमर शक्ति के मंत्री का नाम था, इसमें होता है राजा अमर शक्ति के पुत्र थे तो 3, इसमें ये गलत है क्योंकि ये 3 पुत्र होते हैं वो तीनों मूर्ख होते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से याद कर लेना इसको। राजा अमर शक्ति के पुत्र 3 होते हैं और तीनों मूर्ख होते हैं, ठीक है। उसके बाद अमर शक्ति के मंत्री का नाम सुमित था, सुमिति, ठीक है। उसके बाद है मणिभद्र नामक सेठ रहता था, तो ये रहता था पाटलिपुत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, देखते हैं प्रश्न संख्या 19। जुलाहे से राज्य मांगने को किसने कहा था? नाई ने, ठीक है। तो इसमें हमारा सही है ये वाला, नाई ने। उसके बाद राजा भद्रसेन की पुत्री का नाम था, राजा भद्रसेन की पुत्री का नाम था तो उसका नाम होता है रत्नावली, ठीक है। उसके बाद है मधुपुर के राजा का नाम मधुसेन था, मधुसेन ऐतिहासिक। उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक गद्यकारों में प्रमुख हैं। तो ऐतिहासिक जो गद्यकारों में सबसे प्रमुख कौन है? यहाँ पे बाणभट्ट दिए हैं, काशीनाथ दिए हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये वाला है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम देखेंगे 5। केले के पत्ते पे ब्रह्मचर्यों ने रखा था, क्या रखा था? फूल रखा था। उसके बाद ब्रह्मचर्य की अवस्था थी 16, ठीक है। उसके बाद पर्वत की गुफा में थे महात्मा, कौन थे पर्वत की गुफा में? महात्मा। विक्रमादित्य को छोड़े हो गए थे मतलब 1700 बरस। आगे बढ़ते हैं। और कौओं की हत्या कौन करता है? तो मलेच्छ करते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, फिलहाल याद रख लीजिएगा। भारत में भूमि पर सर्वप्रथम प्रवेश किया था, तो भारत की भूमि पर सबसे पहले महमूद गजनवी आया था, ठीक है। उसके बाद सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था, किसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। गजनी ने, गौरी, पृथ्वीराज, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो गजनी ने तोड़ा था। उसके बाद है बालिका की दंत पंक्ति थी, तो इसमें हमारा ये वाला सही है, कुंद पुष्प जैसी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इधर सोन नदी का उल्लेख किया है, तो किसने किया है स्वर्ण नदी का? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने, ठीक है। उसके बाद पूना के निकट किला है, किसका किला है भैया? छत्रपति शिवाजी का, पूना के निकट, है ना, महाराष्ट्र के रहने वाले होते हैं ये, ठीक है। तो पूना के निकट इनका किला बना हुआ है।
अकेले 3 घोड़े कौन पकड़ ले आया? तो गौर सिंह पकड़ के लाया था ये, ठीक है। तपस्वी वीर किसके समान लग रहे थे? तो अर्जुन के समान लग रहे थे, ठीक है। यौवन युवक की उम्र कितनी होती है? तो 20 साल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हिंदुओं का शिकार करने वाला संबोधन है यवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, इधर है हमारा गौर सिंह ने किसकी परीक्षा ली? तो द्वारपाल की परीक्षा ली थी। भस्म आदि को धारण किया था, गौर सिंह ने भस्म को धारण किया था। शिवाजी की सेना घूमती थी कंदराओं में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। जीवित शेर को कौन मांगता था? तो बीजापुर का जो नरेश था, राजा था, वो मतलब जीवित शेर को मांगता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी का सैनिक ही हरि सिंह था, ठीक है। सैकड़ों गश्त कर रहे थे सैनिक। गश्त वही सैनिक करते हैं, राजा तो करेगा नहीं, है ना। टोपी और हरा अंगरखा पहने था, तो ये कौन पहने था? अफजल खां। मैं गायक हूँ, ये कथन है, तो ये गौर सिंह का है। उसके बाद महाराष्ट्र क्षेत्र है दुर्गम, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। उसके बाद है तेज चलने वाले घोड़े हैं, तो शिवाजी के पास होते हैं तेज चलने वाले घोड़े। उसके बाद है बंगाल का कौन है? बंगाल का कौन है? तो वही तानसेन है। बंगाल की उपज है, तो ये सभी है संतरा, खजूर, नींबू, ठीक है। उसके बाद रायगढ़ में दुर्ग है, शिवाजी का है, छत्रपति शिवाजी का, ठीक है। सनातन धर्म के रक्षक शिवाजी होते हैं, छत्रपति शिवाजी। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अफजल खां शिवाजी को क्या करना चाहता था? तो ये बांधना चाहता था। शिवाजी की टोपी में क्या लगा था? तो इनकी टोपी में हीरा जड़ा होता है, हीरा लगा होता है। खून से लथपथ था अफजल, ठीक है, अफजल था। अच्छा, उसके बाद अफजल खां बैठ कर आया था, तो पालकी में आया था। यहाँ पर कार है, घुड़सवार, इनमें से कोई नहीं, तो पालकी में बैठ कर के आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र के सिंह हैं छत्रपति, या महाराष्ट्र के शेर हैं या सिंह हैं, कौन है भाई? छत्रपति शिवाजी। उसके बाद हमारा आग लगाने वाले सैनिक किसके हैं? शिवाजी के पास थे आग लगाने वाले सैनिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला हमारा प्रश्न महत्वपूर्ण है। शिवराज विजय में कुल विराम है, तो ये 3 विराम है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद व्यास जी की कुल रचनाओं की संख्या कितनी है? तो 75 है, ठीक है। सुकवि उपाधि धारण करते हैं, कौन करते हैं भाई? तो सुकवि, ये मतलब सुकवि की उपाधि कौन धारण कर रहा है? करते हैं अंबिका दत्त व्यास जी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। उसके बाद हमारा शिवराज विजय का प्रकाश किस वर्ष हुआ? तो 1901 में हुआ शिवराज विजय का प्रकाश, ठीक है। उसके बाद बाणभट्ट के पूर्वज रहते थे प्रतिकूट नगर में, ठीक है। और इधर देखेंगे बाणभट्ट की रचना है 2, और बाणभट्ट का जन्म 648 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। शिवराज विजयम में निश्वास है 12 निश्वास, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कौन सा है देखते हैं। मिश्रित काव्य होता है, कौन सा है भैया? चंपू, ठीक है, चंपू। उसके बाद है कादम्बरी में लक्ष्मी का उपदेश देता है चंद्रपीड़ा, ठीक है, चंद्रपीड़। पिंजरे में कौन बंद था? तो सुख था। पिंजरे में कौन बंद? सुख। उसके बाद आगे देखते हैं। कादम्बरी का मुख्य रस है श्रृंगार रस, ठीक है। उसके बाद बाणभट्ट के पास शब्दों का अथाह भंडार है, ये कथन किसने कहा था? पंडित श्याम कुमार चतुर्वेदी ने। नीति शास्त्र में निपुण था कौन? चंद्रपीड़, ठीक है, चंद्रपीड़। आचार्य विश्वनाथ का संप्रदाय था वैष्णव। और इधर है नृपसिंह काव्य के रचयिता थे विश्वनाथ जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न जल्दी से। संस्कृत गद्य साहित्य के भेद, 2 भेद हैं। कथा का स्वरूप होता है कवि कल्पित, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। सुबंधु के काव्य की शैली है, कैसी शैली है? गौड़ी, ठीक है। उसके बाद अनुवाद शब्द
का संबंध किस धातु से? वद धातु से। ठीक है। उसके बाद संस्कृत में लिंग होते हैं तो आप सभी जानते हैं, ये सभी होते हैं, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो 3 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। ठीक है। संस्कृत में लकार कितने होते हैं? तो 10 लकार होता है संस्कृत में। ठीक है। उसके बाद मध्यम पुरुष का कर्ता नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है फिलहाल, अहम। और इसके बाद देखते हैं कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कर्ता ने, कर्म को, इस तरह के होता है। ठीक है। कर्ता कारक चिन्ह। संस्कृत लकारों की संख्या कितनी है? टोटल 10। ठीक है। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, अच्छे से याद कर लें। उसके बाद देखेंगे हम समा के युग में विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। ठीक है। संस्कृत के वाच्य हैं, ये सभी वाच्य हैं संस्कृत के जितने भी दिए हैं। ठीक है। अब हमारा भाग आ जाता सेकंड, ये सेकंड वीडियो आज ही अपलोड होगा अभी। ठीक है। इसके बाद तुरंत आप उसे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।